एक बार सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा नमस्कार। बेटा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का अंतिम पेज नंबर 40 यानी अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं। बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था रीढ़ की हड्डी एकांकी समाप्ति की ओर है, एंड की ओर है। तो पढ़ते हैं बेटा, जब उमा के द्वारा जो शंकर उनके घर पर आया था उसका पर्दाफाश किया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर क्यों है, उसने गर्ल्स हॉस्टल में क्या शरारत की थी, इसका पर्दाफाश होता है। तो उसके पिताजी गोपाल प्रसाद जी को बहुत क्रोध आता है। ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं। बेटा, उमा क्या कहती है? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। यानी उमा के द्वारा शंकर के चरित्र का यहाँ पर्दाफाश किया गया कि उसकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी क्यों खराब हुई थी, क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। उसने वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में छेड़खानी की थी। इसका पर्दाफाश उमा के द्वारा उसके पिताजी के सामने किया जाता है। वो और भी आग बबूला हो जाते हैं। देखना, राम स्वरूप उमा उमा यानी उमा के पिताजी भी राम स्वरूप भी कह रहे हैं कि उमा तुम ये क्या कह रही हो। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, मैंने धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। मैंने शुरू में आपको कहा था, आपने एकांकी में शुरू में ही पढ़ा था, गोपाल प्रसाद जी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, जबकि इसने 11th किया, फिर बीए 12th किया, फिर बीए पास किया, जो कि राम स्वरूप के द्वारा अपनी लाचारी के वशीभूत होकर उसकी शिक्षा को छिपाया जाता है। जब पता चलता है तो गोपाल प्रसाद ऐसा कहते हैं, बीए पास, उफ उफ हो, मैंने उन्हें आश्चर्य होता है, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यानी वहाँ से वापस चल पड़ते हैं शंकर और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद। उमा क्या कहते हैं देखना, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यानी बैकबोन बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, यानी उसका रोने का भाव हो गया है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। सहसा में अचानक प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा जो कि उमा की माँ है, थोड़ा घबरा जाती है। प्रेमा उमा उमा रो रही है और उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है, वो नौकर आता है जो सामान लेने गया था बाजार, तब से आया ही नहीं है। ये एक सीन भी चल रहा है बेटा, जो ये एकांकी है, ये इसका टेलीकास्ट भी किया जा रहा था। रतन, बाबूजी, मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यानी इस एकांकी को, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, इसका चित्रांकन भी पर्दे पर किया जा रहा था, अंकन भी पर्दे पर किया जा रहा था। ऐसा जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी में दर्शाया है और यहीं पर इस एकांकी का समापन हो जाता है। हमने आपको शुरू में कहा था, एक अंक में समाप्त होने वाला क्या कहा जाता है? एकांकी। ये हिंदी साहित्य की विधा है। तो ये था बेटा रीढ़ की हड्डी एकांकी। आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिला होगा। मैंने शुरू में ही कहा था, एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, ये था व्यंग्य प्रधान, पर उमा के द्वारा जो इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, समझदारी दर्शाई गई है कि उसे खुद अपनी पढ़ाई पर गर्व है, वो अपनी शिक्षा को नहीं छुपाएगी, अपनी शिक्षा का जो उसका अधिकार है उसे स्वतंत्र मानकर चलेगी और जीवन उससे अपने भावों से जीने दीजिए, उस पर कुछ थोपना नहीं है। ख़ास तौर पे जो ज़िंदगी का सवाल है,
विवाह की परंपरा है उसे उसका स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उसे दे दीजिए। इस एकांकी का यही उद्देश्य है कि लड़कियों को भी हम खूब पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, उन्हें वो अधिकार दिलाएं जिसकी वो अधिकारी हैं। ठीक है बेटा, तो इससे आप ज़रूर सीखे होंगे। सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सबके लिए एक मोटिवेशन है, अच्छा मैसेज है रीड के डी एकांकी शिक्षा के दृष्टिकोण से। कोई भी समस्या हो बेटा आप हमें प्रश्न पूछें। धन्यवाद।